सिर्फ एक साल में खुद को तजर्बाकार कहने वालों ने रियासत, सियासत और मईशत का क्या हाल कर दिया। जो अदलिया का फैसला था वो वायलेट तो हो चुका है। चीफ जस्टिस ने बेशक वो फैसला दिया, 2-1 से दिया, 4-3 से दिया। ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शंस को रोका जा सके। काजी साहब को नहीं जाना चाहिए था। बहुत मोहतरम है, बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन आज मेरी राय में उनसे एक गलती हो गई है। जिस दिन 50वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी दिन आइन शिकनी की गई है, आइन पर हमला किया गया है। आवाम को रिलीफ देने के पैसे नहीं है, आवाम को सस्ती चीजें देने के पैसे नहीं है, आवाम को सब्सिडी देने के पैसे नहीं है, पेट्रोल डीजल सस्ते करने के पैसे नहीं है, टैक्स लगाए जा रहे हैं, तबाही की जा रही है, बर्बादी की जा रही है। दूसरी तरफ पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को 50-50 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। 9 अप्रैल 2022 से 9 अप्रैल 2023 रजीम चेंज ऑपरेशन से इक़्तिदार लेने वालों को हुकूमत में आए 1 साल गुजर गया है। सिर्फ 1 साल में खुद को तजर्बाकार कहने वालों ने रियासत, सियासत और मईशत का क्या हाल कर दिया, ये किसी से ढक छुपा नहीं। इन तजर्बाकारों ने महंगाई मुकाओ के नारे पर हुकूमत ली और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी। पीटीआई दौर में महंगाई की शरह 12% पर थी, अब 45% है। जो वाहिद काम इन लोगों ने किया वो ये था कि आते ही अपने मुकदमे कानून साजी के जरिए फौरी मुआफ करा लिए, मगर आवाम को आटे की लाइनों में मरने के लिए छोड़ दिया। पेट्रोल जो 150 रुपए फी लीटर था, इसे 1 साल में 272 रुपए तक पहुंचाया। डॉलर जो पिछले साल अप्रैल में 175 रुपए का था, इसे ये तजर्बाकार 290 तक ले आए हैं। खाने पीने की चीज़ों की कीमत में कितना होशरुबा इजाफा हुआ, इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं। ऊपर से सितम यह है कि यह 13 जमाती हुकूमत इंतखाबात कराने को तैयार नहीं। कभी दहशतगर्दी के बहाने, कभी फंड्स ना होने के बहाने। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इंतखाबात के आईनी तकाजे पर अमल का हुक्म जारी किया। 10 अप्रैल तक फंड्स जारी करने का पाबंद किया, तो यह हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिशों पर उतर आई। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर कर लिया गया है। दूसरी तरफ दूसरी 2 नंबरी ये की है कि इंतखाबी अखराजात मामले पर तौहीन अदालत से बचने के लिए यह बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जिसे स्पीकर ने कायमा कमेटी के सुपुर्द करके खूह खाते डाल दिया है। और यह सब कुछ आइन की गोल्डन जुबली साल के मौके पर किया गया। आइन बनाने वाली पीपल्स पार्टी के तामुन से किया गया, लेकिन वक्त गवाह है 2 नंबरियां ज्यादा नहीं चलती। वैसे ही जैसे मरीम नवाज की तोशाखाना और दबंग इंटरव्यू की 2 नंबरी पकड़ी गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इलेक्शन की टेंशन पर बात करते हैं, जिसे रोकने के लिए हुकूमत आइन की धज्जियां उड़ाए चली जा रही है। क्या ऐसे इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं, हम बात करेंगे सबसे ये इजलास के बारे में। मुजम्मिल, ये जिस तरह की कानून साजी हो रही है, टाइमिंग अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये नजर आता है कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने, उसके लिए अब इलेक्शन को ताकतवर करना भी याद आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीलियां भी अब याद आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे है जी। बेसिकली तो टाइमलीनेस ने कंट्रोवर्शियल किया है। हम पहले भी इस शो में बात कर चुके हैं कि तरामीम और रिफॉर्म्स जो हैं वो डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी की ट्रेडिशन ही ये है कि आप जैसे जैसे वक्त गुजरे तो मुशावरती अमल के थ्रू और अपोजिशन से बातचीत करके जो कानून साजी है उसको बेहतर कर सकें, उसमें मज़ीद तरामीम लेके आ सकें। तो तरामीम करना तो गलत नहीं है, लेकिन फिर वही बात जो आपने कहा उससे एग्री करता हूँ कि अगर इसकी टाइमलीनेस जो है वो कंट्रोवर्शियल है तो फिर उसके बाद सवालिया निशान लग जाता है पूरे प्रोसेस के ऊपर। अब 10 तारीख को फ़ंड देने के हवाले से बात हुई थी, जिसके हवाले से गवर्नमेंट का रिस्पांस अब यह है कि काबीना कुछ नहीं कर सकती। वो उन्होंने नेशनल असम्बली को इख्तियार दे दिया क्योंकि सॉवरन पार्लियामेंट है, इसीलिए अब वो फैसला करेगी। तो अदलिया ने तो कहा था कि 10 तारीख की डेडलाइन है और वो डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है। तो इससे साबित तो यही होता है कि वायलेशन तो हुई है, क्योंकि आपने अगर ये कहा है कि ये पार्लियामान फ़ैसला करेगी तो पार्लियामान का फ़ैसला 10 तारीख से पहले तो नहीं आया। ना फ़ंड आपने ड्रॉ किया है, ना इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनैलिटी है उसको कोई फ़ायदा हुआ है अब तक, ना उनके पास फ़ंड आया है। तो इससे साबित यही होता है कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने जो करारदाद मंजूर की थी कि हम रिजेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फ़ैसले को, वही इन तरामीम में दिखाई दे रहा है, वही इस बात में मैनिफेस्ट हो रहा है कि अगर कह रही है कि काबीना फ़ैसला नहीं करेगी, फ़ंड अभी जारी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली जो अदलिया का फ़ैसला था वो वायलेट तो हो चुका है। चीफ जस्टिस ने बेशक वो फ़ैसला दिया, 2-1 से दिया, 4-3 से दिया, वो सेकेंडरी डिबेट है, लेकिन ये साबित हो गया कि फ़ंड जारी नहीं हुआ इन दी एंड।
तो बात यही है कि इस किस्म की तरामीम जो हैं या फिर फ़ंड जारी ना करना वो नॉन कॉपरेशन की बात है, और कॉपरेट करने के लिए बाउंड किया था कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के साथ, और ये कहा था कि उनकी मावनत आप पर बाइंडिंग है। अगर वो नहीं की जा रही तो इसका मकसद यही है कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर नहीं होने देने और वो नहीं कराने देने। तो इससे वाज़ेह है कि इंटेंशन क्या है, और ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। अगर पार्लियामेंट को कहा जा रहा है कि आप कर लें, तो इससे पहले तो मैंने नहीं देखा कि पार्लियामान की इतनी तौकीर याद आई हो किसी को यहाँ पे। अभी आ रही है, और सोवरेनिटी भी अभी याद आ रही है उसकी। और आज तक सिद्दीक जान हमने ये भी नहीं देखा कि कभी इस तरह पार्लियामेंट से में ये कोई बिल लाया जा रहा हो कि जी इलेक्शंस के लिए पैसे चाहिए। पूरी दुनिया में हमारी कितनी जग हसाई होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान एटमी ताकत और 24 करोड़ की आबादी, जो कि मुल्क अब ये डिक्लेयर कर रहा है कि हमारे पास आइन पर अमल दरामद के लिए एक सूबे में इलेक्शन कराने के लिए भी रकम नहीं है, उसके लिए भी हमें पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, वहाँ से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये भैया बहाने हैं, ये चार्ज एक्सपेंडिचर है और इसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये तो आसानी से दे सकते थे, ये बहाने बना रहे हैं। इनकी इलेक्शन कराने की नीयत ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शंस को रोका जा सके। तो उसमें ये भी उसका एक हिस्सा है। और आज जो मुश्तरका इजलास में प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स के हवाले से चीफ जस्टिस से सो मोटो पावर्स देना, वो भी आपको लगता है इसीलिए है? ये जो बिल पास किया आप कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का बिल जो है, जी 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 जी, देखिए मेरी नज़र में वो भी गलत है। ये आइन की आर्टिकल 191 से मुतसातिम है। ये जो उसके नीचे फ्रेम किए गए रूल्स हैं, रूल 12 की खिलाफ वर्जी है। और जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है ना, अगर आप उसका मुताला करें, उसमें लिखा है कि यहाँ लेजिस्लेशन की जा सकती है मां सिवाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मामलात में लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। अगर इन्हें करनी थी तो इन्हें आईनी तरमीम दरकार थी, जो कि नहीं की। सिंपल लेजिस्लेशन से ये नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। मेरे ख्याल में स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे आइन में, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। आइन के दिन 10 अप्रैल को, जिस दिन 50वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी दिन आइन शिकनी की गई है, आइन पर हमला किया गया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, वो सेनेटर्स जिन्होंने, वो मेंबर्स जिन्होंने इसके हक में वोट दिया है, उन्होंने आइन से मुंह फेर लिया है। सिद्दीक जान। शाह साहब ये बताएं कि ठीक है, हुकूमत तो कोशिशें कर रही है, आखिरी हद तक जा रही है, और जो हुकूमत के सियासी और गैर सियासी इत्तेहादी हैं वो भी आखिरी हद तक जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलों में भी और सुप्रीम कोर्ट को बेख्तियार करने भी और इलेक्शन को रुकवाने में भी। लेकिन आप भी अभी तक मतलब आपको यकीन नहीं है कि इलेक्शन होंगे, और उसकी दलील ये है कि अभी तक आपने एक भी टिकट अनाउंस नहीं किया पंजाब का कि आपका किस तरीके से कौन उम्मीदवार होगा। इसका मतलब आप भी अभी तजब्जुब का शिकार हैं कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हमें आइन पर पूरा एतमाद है और आइन की रूह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और उस फैसले के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होने हैं। हम उस इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने मीटिंग्स का आगाज कर रखा है। वो कैंडिडेट्स को खुद मिल रहे हैं और उनको देख रहे हैं कौन मौजू है, कौन मौजू नहीं है, और साथ साथ कैंडिडेट्स का फैसला कर रहे हैं। और जब वो एक्सरसाइज मुकम्मल होगी तो टिकट्स अनाउंस कर दी जाएंगी। शेड्यूल के मुताबिक 20 को फाइनल लिस्ट लगनी है और उस लिस्ट के बाद अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स होनी है। सिंबल्स की अलॉटमेंट से पहले हमारी लिस्ट जो है वो आवेजा हो जाएगी। शाह जरदारी साहब ने आज तकरीर की और उन्होंने ये कहा है कि चूँकि हमने आपको नहीं कहा था असम्बलियाँ जो है वो आप छोड़कर चले जाएं, तो अब आपका काम है कि आप वज़ीर आज़म की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें और उनसे जाके मुज़ाकरात की बात करें। तो इस पर रिस्पॉन्स क्या है PTI का? देखिए, असेंबली के छोड़ने की वजूहात थी। कोई अपनी मुंतखब नुमाइंदा शौक से अपनी सीट नहीं छोड़ता।
जब एक हुकूमत हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई तो हमारा तब ख्याल था कि अगर हम उस असेंबली में बैठते हैं तो हम उस सारी कार्रवाई को लेजिटिमेसी देंगे जो हम नहीं देना चाह रहे थे। अदरवाइज हम असेंबली में क्यों ना बैठते, हमें किसी ने तश्तरी पर रख के तो नहीं दी थी, हम इलेक्शन लड़के जीत के आए थे, आवाम का मैंडेट हमारे पास था और अब भी हम अपना रोल प्ले करने को तैयार हैं। जो हमें रोज दावत दिया करते थे कि आइए असेंबली में अपना किरदार अदा करें, आज वही रुकावट बन रहे हैं। स्पीकर का जो है ना दोगलापन, वो आप कौम के सामने है। उनकी फुटेजेस मौजूद हैं जो कहते थे कि एक प्रोसीजर है, मैं उस प्रोसीजर का पाबंद हूँ, ये हो नहीं सकता, ये इस्तीफे सही नहीं है, और फिर यकमुश्त उन्होंने कबूल भी कर लिए और आज उनसे इनकारी हैं। अच्छा शाह साहब, आपको क्या लगता है, अब कल का दिन है और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट पेश करनी है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तो बाहर भेज दिया गया है, तो अब कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या हो सकता है कल? हुकूमत को अंदाज़ा है कि उन्होंने कितनी बड़ी तौहीन अदालत की है? अदलिया आज़ाद है, अदलिया खुद मुख्तार है, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। शाह साहब, मैं एक स्लिप ऑफ टंग मेरे से हुई है, सेक्रेटरी खजाना, शायद मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोल गया, सेक्रेटरी खजाना को बाहर भेज दिया। जी फरमाइएगा आप। सेक्रेटरी खजाना तो समझते हैं कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, तभी तो वो रुखसत पे चले गए। उनको उन्होंने इसका हिस्सा इससे लाताल्लुकी कर दी है जो हुकूमत ने किया है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी खजाना पेश नहीं हुए और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस को भेजा गया। तो सेक्रेटरी जो फाइनेंस है वो तो क्लियर है, वो तो एक बयानतदार और अच्छे अफसर हैं मेरी इत्तला के मुताबिक। तो इसका मतलब है कल इसहाक डार साहब को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि ये तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर वायलेशन की है। जी सिद्दीक, आप भी सवाल कीजिए प्लीज। जा सकता है, इनको घर भेजा जा सकता है। ठीक, सिद्दीक। शाह साहब ये बताएं कि आज जो आइन की 50वीं सालगिरह के हवाले से एक तकरीब थी पार्लियामेंट में, और वहाँ पे एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए, जस्टिस काजी फाइज़ साहब, और वो इसहाक डार साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान मौजूद रहे, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले भी होते रहे और बड़े नामुनासिब नारे भी लगते रहे। बल्कि काजी फाइज़ साहब की आमद पर सबसे ज़्यादा तालियाँ उस जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उन्होंने बजाई जिन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नंगी गालियाँ दी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि काजी फाइज़ साहब को आना चाहिए था कि तकरीब में, या नहीं आना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि काजी फाइज़ ईसा साहब को आज इन्होंने एम्बैरस किया है। उनको ये कहा गया कि आप तशरीफ़ लाइए और ये आइन की सेलिब्रेशन के लिए एक स्पेशल इजलास है, एक कन्वेंशन है, और वहाँ और इससे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और जब वो वहाँ तशरीफ ले जाते हैं तो वहाँ सियासी गुफ्तगू शुरू हो गई और उन्होंने अपने खिताब में कहा, भाई मैं तो आइन का मुहाफिज हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं सियासी गुफ्तगू का हिस्सा बनने नहीं आया, मैं तो इस किताब के दिफा के लिए आया हूँ। लेकिन बसद एहतराम, मुझे उनका और उनके ख़ानदान का बेपनाह एहतराम है, मैं समझता हूँ कि उन्हें ज़रा सोचना चाहिए था कि इस पोलराइज माहौल में जब सुप्रीम कोर्ट पे बज़ाहिर ये डिवीज़न दिखाई दे रही है, जब ये मौजूदा असेंबली थोड़ी देर बाद उस बिल को लेजिस्लेट करने जा रही है जिसपे सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट, उनके इदारे पर डायरेक्ट हमला होना है, उनकी पावर्स को कर्टेल करना है, उस इजलास में जहां और कोई जज, बाकी जजेस को भी दावत दी गई ना, कोई जज नहीं किया, उन्होंने बड़े एहतराम से पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया, कह के हमारी मसरूफियात इजाज़त नहीं देती। तो मेरी नज़र में काजी साहब को नहीं जाना चाहिए था। बहुत मोहतरम हैं, बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन आज मेरी राय में उनसे एक गलती हो गई है और इस गलती को उनको इस्तेमाल किया गया है और उनको बिला वजह मुतनाज़ा बनाया गया है। शाह साहब, काजी फाइज़ साहब के हवाले से जो बात हो रही है, इसमें ऑब्वियसली पहले इमरान खान साहब भी ये बात कर चुके हैं कि आपके दौर में जो रेफरेंस भेजा गया था वो गलती थी, नहीं होना चाहिए था, और अब जो है वो नैरेटिव तब्दील हो गया। तो क्वेश्चन ये हो रहा है इस पर कि क्या ये जो स्टांस लिया जाता है ये आइडियोलॉजिकल है, ये स्टैंड पॉइंट जो है ये नज़रियाती है, या फिर ये प्रैग्मेटिक है और आप ये देखते हैं कि जिस पॉइंट पर कोई चीज़ सपोर्टिव होती है तो उस लिहाज से नैरेटिव इख्तियार करते हैं?
मेरे भाई आपकी आवाज इतनी धीमी है, मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जरा सवाल जरा दोहरा दीजिए और काजी साहब मेरा वॉल्यूम बेहतर कर दीजिए। काजी साहब के हवाले से सवाल है शाह साहब के, उसमें जिस तरह से रेफरेंस अरसाल हुआ था पीटीआई के दौर में, तो अब ये कहा जा रहा है कि पीटीआई पहले उस रेफरेंस को खुद ही रिग्रेट भी कर रही थी, खान साहब ने ये एडमिट किया था कि नहीं होना चाहिए था वो। अब पीडीएम भी वही कर रही है, किसी हद तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कांटेक्ट किया और वहाँ पर एक रेफरेंस अरसाल करने की बात हो रही है। तो कहा यह जा रहा है कि अदलिया की जो रिस्पेक्ट है वो भी टाइम टू टाइम वेरी करती है पार्टीज़ के लिए, कंसिस्टेंसी नहीं होती इसमें। देखिए, हमें इदारों का एहतराम करना होगा। अगर हमारी जमहूरियत ने पनपना है, आगे बढ़ना है, सब इदारे अहम हैं। अदलिया की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुकन्ना का रोल जमहूरियत के लिए लाजमी है। हमारी अफवाज का एहतराम और उनकी इज्जत आवाम की निगाह में बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने हमारा दिफा करना है। बदकिस्मती से माजी में गलतियाँ हुई। आज देखिए, जरदारी साहब ने बड़ी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने कहा मुझ पर ये हमले किए गए, मुझे 14 साल जेल में रखा गया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जिन्होंने जेल में डाला, उन पे मुकदमे किए, उनकी जबान काटी गई, उनकी तो बगल में आज वो बैठे हैं, आज उनके वो हलीफ हैं। ठीक है, आज बिलावल कहते हैं कि साजिशें हो रही हैं। हमारा ख्याल था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद साजिशें दम तोड़ देंगी, तो हुकूमत में तो आप हैं। अब साजिश अगर कंटिन्यू हो रही है तो उस साजिश को बेनकाब किसने करना है? बिलावल मेरा बच्चा, उठो ना, साजिश को बेनकाब करो, हिम्मत है तो करो, अगर नहीं है तो खामोश रहो। अच्छा, आखिर में शाह साहब ये फरमाइएगा कि जरदारी साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात करें, अपोजिशन वाले इनके पास आएँ, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, जरदारी साहब ने कहा मुज़ाकरात करें, लेकिन जरदारी साहब पीडीएम को तो कायल करें। पीडीएम में मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हरगिज़ मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून डिवाइडेड है, उसमें जो एक हिस्सा है वो मुज़ाकरात के हक में है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, राना सनाउल्लाह कहते हैं हरगिज़ नहीं होने चाहिए, शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और फिर दूसरी तरफ चढ़ाई करवा देते हैं, ज़मान पाक पे हमला करवा देते हैं, कारकुनों को गिरफ्तार करवा लेते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर का हिस्सा बन जाते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं। तो ये दो अमली है, कम से कम क्लैरिटी तो पैदा करें कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात के लिए एक साजगार माहौल पैदा करना होता है। अच्छा, शाह साहब, अगर इलेक्शन नहीं होते तो अब फिर तहरीक-ए-इंसाफ क्या करेगी? इलेक्शन नहीं होते तो पर समझ लें पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी खत्म हो गई। इस मुल्क में अब आइन नहीं है, इस मुल्क में कोई नया कानून होगा और वो आइन नहीं होगा, वो आइन नहीं होगा। 73 का आइन समझ लें दफन हो गया। और जरदारी साहब ने आज डिफ़ॉल्ट की बहुत ज़्यादा बात की है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, जापान हो गया, अर्जेंटाइन हो गया, बड़े मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। सवाल ये है कि डिफ़ॉल्ट के करीब कौन लेकर गया? पिछले 40 साल इस मुल्क पर किसने हुक्मरानी की? पीपल्स पार्टी और नून लीग या उनके एलाइज ने। तहरीक इंसाफ का तो, इमरान खान का तो उसमें हिस्सा जो है वो 3.5 पौने 4 साल का है। बाकी जो 40 साल का हिसाब है, जो मईशत एक दिन में तो यहाँ नहीं पहुंची, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार यही पीडीएम की सरकार है, जो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट खुदा ना खासा डिफॉल्ट कर जाता है, आपका रुपया मजीद गिर जाएगा, डॉलर आसमान को छुएगा, आप पहले से ज्यादा मकरूज हो जाएंगे, आप डेट सर्विसिंग के काबिल नहीं हैं, न रहेंगे। यहाँ एतमाद का फुकदान पैदा हो जाएगा। किसने सरमायाकारी करनी है? कहाँ से रोजगार पैदा होगा इस मुल्क में? कौन आएगा पाकिस्तान? और यही इनकी 1 साल की कारकर्दगी। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ जनाब साहब, अपने वक्त दिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अपोजिशन लीडर कहलाने वाले राजा रियाज साहब 50 करोड़ देने का इतराफ़ कर रहे हैं, ये भी बताएंगे। और साथ मरियम नवाज साहिबा के इंटरव्यू का वो हिस्सा जो पहले नहीं देखा गया, बार बार इंटरव्यू रुकवाती रहीं, क्या क्या एतराफ़ करती रहीं, क्या चीज़ उनको नहीं पता थी, गाड़ियाँ किसने बेची, सब पता चल रहा है ब्रेक के बाद। अब पता चला।
राजा रियाज साहब कहने के अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन कहीं भी अपोजिशन करते नज़र नहीं आते। हाँ, अलबत्ता आजकल उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें वो कहते हैं कि मुझे पहचान नहीं रहे, बड़े वो नाराज़ नज़र आए। लेकिन अब भी ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा हिमायती इस हुकूमत के राजा रियाज साहब ही हैं। हत्ता कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं कि सबको 50-50 करोड़ रुपया मिला है और आटे की लाइनों में लगकर जो लोग मर रहे हैं उसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं, उन्हीं लोगों का है जो मर रहे हैं। आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर इस पर बात करते हैं। 50 करोड़ रुपया एक साल के अंदर अंदर मिल चुका है, अभी मजीद की उम्मीद है। सदीक जान, ये तो हैरान कुन है। इनके तो हल्के में जाकर देखें 50 करोड़ लगा भी है नहीं, और एक शख्स को 50 करोड़, तो ये 218 अगर हम लगा लें तो ये तो 100 अरब से कहीं ऊपर काम चला जाएगा। तो उस लिहाज से तो ड्रामे है कि 10 अरब नहीं मिल रहा। बिल्कुल, अभी मैं आपको नाम भी बताऊंगा, अभी तस्वीरें भी उनकी चलेंगी, आप देखेंगे, हमारे नाज़रीन देखेंगे कि कौन कौन से तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान हैं जिनको 50-50 करोड़ रुपया जो है वो मिला है बकौल राजा रियाज साहब के। देखें, ये एतराफ़ एक ऐसे मौके पर किया गया है जब ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना है और सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये बड़ा एतराफ़ जो है राजा रियाज साहब का, ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक इस तरह से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड देना ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एक इसका ये पहलू है। दूसरा इसका पहलू ये है कि ये सारा ज़ाहिर है कच्चा चटा खुल के मजीद सामने आ रहा है। पहले ही पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये फिक्स मैच है तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान और हुकूमत के दरमियान। और राजा रियाज साहब ने तो खुद असम्बली में खड़े होकर कहा है कि हमारी वजह से हुकूमत बनी है, हम लोटे बने तो जाके ये हुकूमत बनी है और अभी हमें पहचानते ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं हैं, आवाम को रिलीफ देने के पैसे नहीं हैं, आवाम को सस्ती चीज़ें देने के पैसे नहीं हैं, आवाम को सब्सिडी देने के पैसे नहीं हैं, पेट्रोल डीजल सस्ते करने के पैसे नहीं हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं, तबाही की जा रही है, बर्बादी की जा रही है। दूसरी तरफ पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को 50-50 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अब ये देखें जनाब, ये मैं आपको नाम भी बता देता हूँ जो पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान हैं। इनमें कुछ जो हैं वो मखसूस नशिस्तों वाले हैं, ज़ाहिर है उनके अलावा ये टोटल नाम आपको बता रहा हूँ, इनमें से मखसूस नशिस्तों वालों के अलावा को ये कह रहे हैं 22 को दिए गए हैं। इसमें नूर आलम खान साहब हैं, इसमें चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ हैं, इसमें डॉक्टर अफजल ढांडला हैं, इसमें आसिम नज़ीर हैं, नवाब शेर हैं, राजा रियाज हैं, अहमद हुसैन डहर हैं, राना मोहम्मद कासिम नून हैं, मोहम्मद अब्दुल गफ़ार वट्टू हैं, समीउल हसन गिलानी हैं और सैयद मुबीन अहमद हैं, बासित बुखारी, आमिर तलाल गोपांग, मोहम्मद अमजद फ़ारूक खान खोसा, रियाज महमूद खान मज़ारी, आमिर हुसैन, ये तो ज़ाहिर है सॉरी आमिर लियाकत हुसैन तो फौत हो चुके हैं और लेकिन उस वक्त जब मिले थे, अब ये इस पे बात नहीं करनी चाहिए। जवेरिया ज़फ़र आहिर ये तो ज़ाहिर है मखसूस नशिस्त पर हैं, नुज़रत पठान मखसूस नशिस्त पर हैं, रमेश कुमार मखसूस नशिस्त पर हैं, वजिया कमर साहिबा जो हैं वो भी मखसूस नशिस्त के ऊपर हैं। और इसके अलावा जो नाम है उनमें जनाब हैं साले मोहम्मद हैं और ग़ुलाम मोहम्मद लाली हैं, ग़ुलाम बीबी भरवाना हैं, मोहम्मद जो है वो मोहम्मद मियाँ सोमरो हैं और मीर खान मोहम्मद जमाली ये हैं। लेकिन इनमें से अब जो ये बता रहे हैं कि 22 को मिले हैं, अब हो सकता है इनमें से 2-3 ऐसे भी हों जिनको नाम मिले हो, लेकिन ये मुनर्रिफ अरकान है तहरीक इंसाफ के और ये दावा ये कर रहे हैं जो राजा रियाज के मखसूस नशिस्तों वालों के अलावा जितने मुनर्रिफ अरकान हैं जो जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ के और फिर उन्होंने पार्लियामेंट का हिस्सा वो रहे, उनको वो कह रहे हैं कि फ़ंड्स मिले हैं। अगर इनमें से 2-3 को नहीं मिले तो अब पता नहीं राजा रियाज साहब को बताना चाहिए था कि जिन 2-3 ने नहीं लिए उनके मुताबिक तो तमाम मुनर्रिफ अरकान जो तहरीक इंसाफ छोड़ के और शहबाज शरीफ की गोद में जाके बैठ गए और हुकूमत को उन्होंने साथ दिया और साथ दे रहे हैं, उन सबको जो है वो फंड्स मिले हैं। ये एक बड़ा इंकशाफ और इतराफ़ है। लेकिन मुज़म्मिल, मखसूस नशिस्तों वालों की कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी कि जहां वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़ंड्स लगा रहे होंगे अपनी, इसीलिए हल्के के हिसाब से मिलते हैं। उनका तो कोई हल्का नहीं होता, वो तो एक मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन के लिए, अक़लियतों के लिए, उधर से वो आते हैं, उनको भी 50-50 करोड़। बिल्कुल, देखें फ़ंड्स की कमी की जहाँ तक आपने बात की है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो सिर्फ बहाना था। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 10 अरब रुपये लैपटॉप स्कीम के लिए अगर जारी हो सकते हैं तो उसका मतलब यही है कि वो इलेक्शन की तरफ जाना जो है वो मकसूद ही नहीं है कि उस तरफ फ़ंड चला जाए। लेकिन ये जो तारीख़ है MNAs को तरक्याती फ़ंड्स देने की, ये करप्शन का मैं समझता हूँ कि सारा जो है वो सेंटर ही इसके अंदर है। ये भुट्टो साहब ने अपने दौर में आके ख़त्म कर दी थी ये प्रैक्टिस, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए किसी जमहूरियत के अंदर कि MNA को फ़ंड मिलें। बल्दियाती निज़ाम के तहत जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए फ़ंड्स का। लेकिन आकर ज़िया साहब ने इसको रिज्यूम किया, ज़िया उल हक साहब के दौर से अब तक ये चल रहा है
और तरक्याती फ़ंड्स इमरान खान साहब ने आकर ऐलान किया था, आपको याद होगा कि MNA को नहीं दिए जाएंगे, इतना प्रेशर आया कि उनको भी रिज्यूम करने पड़ गए। तो इस प्रैक्टिस को ही ख़त्म करना पड़ेगा, इसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्दियाती निज़ाम के तहत पैसे जो हैं वो आवाम तक पहुँचने चाहिए। MNA लेजिस्लेटर होता है, कानून साज होता है, वो फ़ंड लेके हल्के में डिस्ट्रीब्यूट करना उसका बनता ही नहीं है। ठीक, और ये फिर ये जो आपने बल्दियाती बात की, इलेक्शंस की या बल्दियाती हुकूमत की, बिल्कुल 100% काम है उनका तो काम कानून साजी करना है, लेकिन इसको फिर सियासी रिश्वत के तौर पे भी इस तरह से देखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कि अच्छा जी आपको इतने फंड्स दे देंगे, और ये बात आम चलती है, यानी सीना बसीना कह लें या एक आम के जी जो मिलता है उसमें से एक ख़ास हिस्सा होता है जिसको मिल रहा होता है, ठेके भी फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आगे दिए जा रहे होते हैं, तो प्रोसेस को फिर काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ भी किया जाता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएँगे कि मरीम नवाज़ साहिबा इंटरव्यू में क्या क्या छुपाती रहीं, क्या क्या रुकवाती रहीं, और फिर किस तरह से वो जो कहती थी कि जी मैंने तो सिर्फ अनानास लिया है, वो सिर्फ अनानास नहीं था, माना है उन्होंने कि जी गाड़ी भी थी और वो उन्होंने बेची भी, प्रॉफिट पे भी बेची, और भी बहुत कुछ। अब तोशा खाना का जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है उसमें अब 1947 से लेकर अब तक की बात होगी, हुकूमत उससे भी भाग रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। मरीम नवाज़ साहिबा का एक इंटरव्यू नशर हुआ और उसमें बहुत से सवालों को उन्होंने जवाब दिए, तोशा खाना की भी बात हो रही थी, लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि वो इस इंटरव्यू में जगह जगह रोकती रहीं और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको मरीम औरंगज़ेब साहिबा जवाब भी बताती रहीं कि इस चीज़ का मुझे नहीं पता, इस चीज़ का मुझे पता है। और ख़ास तौर पर उनसे गाड़ी का पूछा गया कि जी आपने गाड़ी एक ली और फिर वो बेच दी तकरीबन 2 करोड़ प्रॉफिट पर, और वो कहती हैं जी मुझे तो उसका पता ही नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है। और फिर बताया गया मंसूर अली खान साहब ने कि जी वो आपने ख़ुद JIT में लिख कर दिया हुआ है। फिर कहते हैं ये पनामा, ये सब ड्रामा हमारे साथ, ये है वो है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा पीछे से कह रही हैं इसको रहने दें यार। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं मुझे नहीं पता, इनके फैक्ट्स मेरे पास नहीं हैं। तो जनाब मैं तो ये कहूँगा कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उसकी खिड़की तोड़ कामयाबी के बाद अब पेशे खिदमत है, मेरे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है भाई। मरीम नवाज़ साहिबा ने मंसूर अली खान साहब को जवाब दिया मेरे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है। आप कौन सी गाड़ी कह रहे हैं जो 35 लाख में मैंने ख़रीदी और उसके बाद 1,96,60,000 प्रॉफिट, 2 करोड़ प्रॉफिट पर मैंने बेच दी। वो डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते रहे, लेकिन ये कहा कि इसको रोक दें, ये ना चलाएं। और फिर इसी में वो कुछ जुमलों में कहती हैं, कुछ सवालों के जवाब में कि जी वो बिज़नेस ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, फैमिली ने मुझे पैसे दिए होंगे, मुझे इसके बारे में क्या पता। मुज़म्मिल ये दिस सम्स अप, ये खुलासा है शरीफ ख़ानदान के एसेट्स का कि मुझे क्या पता, फैमिली ने दिए होंगे, इनसे पूछे तो कहेंगे भाइयों से आ गए मुझे कर्ज, और भाई फॉरेन नेशनल है, आप उनसे पूछ नहीं सकते। मियाँ साहब से पूछे तो वो कहते हैं मेरे तो है ही कुछ नहीं, मेरी औलाद का है। औलाद से पूछे तो वो कहते हैं कि जी सब कुछ मेरे दादा से आ गया था। तो किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ से इतनी दौलत आ जाती है, और जो लिख कर दिए हुए हैं, अपने रिटर्न्स में दिखाया हुआ है, उसको भी ये डिनाई कर रहे हैं कि जी हमें क्या पता। देखिए मंसूर साहब का भी इसमें आर्गूमेंट यही था, और जो लॉ है वो भी यही है कि तोशा खाना से आप बाकी तो एक फ़िक्स पेमेंट देकर गिफ्ट रख सकते हैं, लेकिन गाड़ी रख ही नहीं सकते बेसिकली, क्योंकि उसके लिए कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है। यही वो केस था जो जरदारी साहब पे और नवाज़ शरीफ साहब पे चला था, क्योंकि गाड़ियाँ रखना जो है वो तोशा खाना के उस वक्त के लॉज के मुताबिक इल्लीगल था। मंसूर साहब ने भी यही बात की, तो उस पर वो चैलेंज कर रहे थे, जिसका ऑब्वियसली मरीम साहिबा ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, कोई क्लैरिटी उनकी दिखाई नहीं दे रही थी। और जिस तरह से मरीम औरंगज़ेब साहिबा इंट्रूड कर रही थी, मुझे वो इंटरव्यू याद आ गया नवाज़ शरीफ साहब का, जो कि तलत हुसैन साहब कर रहे थे, वो वज़ीर आज़म थे। तो एहसन इकबाल साहब वो रुकवाना चाह रहे थे पीछे से कि आप ऐसे सवाल मत करें, और तलत साहब ने फिर रिएक्ट किया कि आप प्लीज़ मुझे काटें ना बात बीच में। तो यही है कि इस सारी लीक के ऊपर भी अब खासी उंगलियाँ उठेंगी, और ऑब्वियसली लग नहीं रहा कि ये डेलिब्रेट है। और इस पर भी ताज्जुब है कि या तो ये चलता इंटरव्यू के अंदर, और अगर नहीं चला तो फिर अब कैसे मंजर आम पर आया, इस पर भी सवाल है। और मंसूर साहब का मौक़िफ़ इस पर यह है कि मैं रिस्पॉन्ड करूँगा जल्द इस पर, तो वो हम देखेंगे रिस्पॉन्स क्या होगा। पर बात यही है कि ख़ासा ऑकवर्ड लगा कि मरीम साहिबा ने कोई डिफेंस पेश नहीं किया, ना वो कर सकें। हालांकि जिस तरह की सियासतदानों की गिमिक्स होती हैं तो वो कवर अप तो बड़ा अच्छा करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो उनका जवाब रहा कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं था। ये कह देना कि मुझे इल्म नहीं है इस बात का या मुझे नहीं पता, और वो आगे से सफदर साहब के टैक्स रिटर्न्स कोट कर रहे हैं कि उसमें गाड़ी शो की हुई है, तो उसको भी वो डिनाई कर रही हैं। तो ऑब्वियसली इससे साबित ये हुआ कि उनके पास कोई डिफेंस नहीं था इस चीज़ का, और शी वाज लुकिंग वेरी अनकंफर्टेबल ऑन द स्क्रीन। खास तौर पे JIT में जो कुछ लिख कर दे चुके हैं या जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, मुसलसल चीज़ें दिखाते रहे, आज वो डिनाई कर रही हैं। और एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि वज़ीर इत्तलात चले सरकारी काम हो तो और बात है, इसका मतलब है कि वो चले जलसों में जाती थी और बात थी, वो मैनेज कर रहे हैं, सरकारी TV पर दिखाने हैं सब,
अब उनके इंटरव्यूज़ मरीम साहबा के जो सरकारी ओहदा नहीं रखती, उसमें वज़ीर इत्तलात जो है मुसलसल एक एक सवाल जवाब अरेंज करना, तो वो कब सरकारी काम कब करती होंगी? वो तो 24 घंटे मरीम साहबा के साथ ही रहती होंगी। देखें ये बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान है, यहाँ पर तो PTV के ऊपर भी नशर हो जाती हैं तकारीर इस तरह की, और ऐसे लोगों की हो जाती हैं जो कोई ऑफिस होल्ड नहीं भी करते, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। पॉलिटिकल कल्चर ही ऐसा है कि अगर जो सदर है पार्टी का, माजी में कलदम थी उनके हो रहे हैं भाई, बिल्कुल हो रहे हैं जी, हादी हो गई। इसीलिए कि जो पार्टी को लीड कर रहा है वो चाहे ऑफिस में हो या ना हो, बॉस वही रहता है, और पार्लियामेंटेरियन की इतनी वक़्त तो नहीं होती उसके सामने। लेकिन इस इंटरव्यू में ऑब्वियसली बड़ा डंट पड़ा है PMLN को, और इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि अब ये नई डिबेट जो खड़ी हुई है, तोशा खाना का जो सारा प्रेशर एक्सर्ट किया था PTI के ऊपर, वो अब इससे रिवर्स हो जाएगा और नून लीग पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये लो टाइम है नून लीग के लिए। वो आप देखें, जो आपने बात की उसमें तो ये हुआ है कि हाई कोर्ट में जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया था कि आप 1990 से 2001 का भी डिक्लेयर करें सारा कुछ, तो उसके खिलाफ हुकूमत चलेगी जो तोशा खाना का सारा बनाती थी, इमरान खान ने घड़ियां भेज दी। आज उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं डिक्लेयर कर सकते, अपील में गए, वहां पर 2 जजेस ने कहा कि 1990 तक छोड़ें, आप 1947 से अब तक का लेकर आए, लेने के देने पड़ गए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।